Namaste, welcome to the yet another episode of The Nurse's Notes from bedside to the podcast mic. So, I welcome you all in the third episode of this season. तो जो मुझे जानता है उसको भी थैंक यू फॉर जॉइनिंग, और जो मुझे नहीं जानता है, जो फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो देख रहा है, सो उनके लिए भी वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म. तो आज सुबह जब मैं उठी तो मैंने सोचा कि आज का जो ये सेशन होना चाहिए, जो ये पूरा वीडियो होना चाहिए, वो टोटली डेडिकेटेड होना चाहिए उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बहुत टाइम से ये सोच रहे होते हैं कि हमें कौन गाइड करेगा, हम क्या करें क्या नहीं करें, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो इस डायरेक्शन में नहीं सोच रहे हैं. तो without any further delay, let's get started with the third episode. And the title for this episode would be How I Prepared for my NOSET and How I Cracked my NOSET. तो ये जो नॉर्सेट, ये जो एग्ज़ाम है ना, ऑल इंडिया लेवल पे जो ये नॉर्सेट होता है, ये इतना ही डेंजरस साउंड करता है, इतना ही कॉम्प्लिकेटेड साउंड करता है कि कोई भी जो फर्स्ट टाइम इसको सुनता है तो वो बहुत डर जाता है, कोई भी स्टूडेंट. क्यों? क्योंकि सब ने, चाहे वो ऑलरेडी जो पास आउट कर चुके हैं वो नर्सेज हों, या फिर जो क्लियर करके लग चुके हैं वो नर्सेज हों, सभी इस टर्म को इतना वेट दे देते हैं कि इतना भयानक, इतना डरावना लगता है ये सुनने में कि आपको नॉर्सेट का एग्ज़ाम देना है. कोई भी पूछेगा आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. तो ये इतना बड़ा टर्म है, इतना भारी टर्म है, लेकिन मैं आज वो सारा भारीपन हटा देना चाहती हूँ. वो बोझ जो बच्चे अपने सर पे रख लेते हैं और समझते हैं कि नहीं, ये तो बहुत ही बड़ा एक पत्थर है हमारे जो सक्सेस की जर्नी में. तो मैं वो उस पत्थर को आज उनके रास्ते से हटा देना चाहती हूँ. तो ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक बने रहिए और मेरे साथ रहिए. तो अब नॉर्सेट क्यों, ये मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में बताया है कि मेरी नॉर्सेट तक की जर्नी कैसी थी, एक नर्सिंग ऑफिसर तक की जर्नी कैसी थी. बट उसका जो सबसे मेन पार्ट है वो प्रिपरेशन, वो टाइम जो आप नॉर्सेट के लिए या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए डेडिकेट करते हैं, वो कैसा था. और ये स्टोरी शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसी स्टोरीज से इंस्पायर होते हैं और वो सीखना चाहते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ें. क्योंकि बहुत सारे हर्डल्स इस पाथ के बीच में आते हैं जो कि सबके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं. तो मैं भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि एक दो पॉइंट्स तो आपको शायद ऐसे मिल ही जाएंगे जो आपको आगे लाइफ में हेल्प कर पाएँ. तो अब मैंने अपने नॉर्सेट की जर्नी स्टार्ट करी थी 2022 आई गेस, ईयर एंड में. तो मैंने सोचा कि अभी मुझे नॉर्सेट करना है तो मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो पहले मैं क्या करती थी कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं, तो वहाँ पे वो डेली क्लासेस लेते हैं. तो मैंने भी ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लिया और मैं उनका डेली सेशन देखती थी. तो वो डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर कुछ एक सेशन होता था, कुछ MCQs का सेशन होता था. बट मैं एक सेपरेट रजिस्टर था उसका, और जैसे जैसे सिस्टम मैं पढ़ती थी तो मैं वो सारा नोट डाउन करती थी, शॉर्ट नोट्स बनाती थी, पॉइंटर्स बनाती थी और हाईलाइट करती थी कि क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बार बार आपसे पूछी जा रही है. सो ऐसे वो जर्नी शुरू हुई थ्रू यूट्यूब ओनली. तो अब उसमें फिर जब आप 2 से 3 चैनल्स देखते हैं और तो आपको लगता है कि शायद ये कंटेंट कम तो नहीं पड़ जाएगा आपके लिए, तो आप और सर्च करते हैं. तो जब आप कम से कम 5-6 चैनल्स देख रहे होते हैं तो वो जितना भी आपने अपनी उस नोटबुक में लिखा है, वो सारी चीज़ें ना कंफ्यूज करती हैं आपको. क्यों? क्योंकि कोई कुछ बताता है आपको, किसी सेम कॉन्सेप्ट के बारे में कोई डिफरेंट तरीके से उसको समझाता है और गाइड करता है. तो मेरे कुछ कॉन्सेप्ट्स मिक्स होने लग गए और मुझे समझ नहीं आया कि मैं किस चीज़ से शुरू करूं. मतलब जो
इन्होंने बताया उससे करूँ या जो मैंने अभी देखा उससे करूँ। तो ऐसे में ना कन्फ्यूज़न और बढ़ गया। और क्योंकि उस समय मुझे कुछ पता नहीं था और मुझे गाइड करने के लिए कोई था नहीं, और मैंने किसी से पूछा भी नहीं कि कैसे करना है, क्योंकि मुझे लगा मैं किसी से पूछूंगी तो बोलेगा कि अब नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर पूरी स्टोरी बतानी पड़ेगी, फिर तो आई थॉट कि लेट इट बी, लीव इट, जैसा तुम्हें समझ में आ रहा है तुम वैसा चलो। और यही मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने अपने पे भरोसा किया। और जो इंसान फर्स्ट टाइम नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उसको, उसका सर्कल ही ऐसा होता है कि फ्रेंड्स होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे की ढाल बन के चलते हैं, सपोर्ट बन के चलते हैं। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। तो हुआ इस तरीके से कि मैंने नोट्स, एक अलग नोटबुक तो बना ली, नोट्स भी उसमें मैं बनाना शुरू कर दिया। फिर मैं धीरे धीरे सीरीज़ देखती गई। और मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बोला था कि एनक्लेक्स पढ़ लो, तो एनक्लेक्स पढ़ने से तो बहुत आसानी से नोटसेट क्लियर हो जाता है, आपको एनक्लेक्स तो पढ़नी ही पड़ेगी। अब मेरे पास थी एनक्लेक्स जो सेकेंड एडिशन है, बहुत पुराना, उस टाइम पे 2017 में जो मैंने लिया था उस टाइम। तो अब 2017 के बाद एनक्लेक्स में भी बहुत सारे एडिशंस हुए हैं, कुछ सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ, मतलब आप अगर 2017 की एनक्लेक्स देखेंगे और आज की एनक्लेक्स देखेंगे तो कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐड हुए हैं, लेकिन पहले का कुछ डिलीट नहीं हुआ है। तो मैंने क्या किया कि जो लेटेस्ट एडिशन था, एडिशन 8, वो मैंने डाउनलोड कर लिया। और बहुत सारे अब वो मैंने डाउनलोड कैसे किया, मैंने बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स को जॉइन कर लिया था। तो मैं सर्च करती रही कि मैं कहाँ से पढूँ, तो वो टेलीग्राम भी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन था, मोड ऑफ नॉलेज था मेरे लिए। तो टेलीग्राम के बहुत सारे चैनल्स जब मैंने सब्सक्राइब कर लिए तो उसमें बहुत सारे नोट्स थे, उसमें भी बहुत सारे बुक्स थी, तो मैंने उसमें से एनक्लेक्स डाउनलोड कर लिया। तो मैं क्या करती थी कि लैपटॉप पे वो जो लेटेस्ट एडिशन है वो खोलती थी, और मेरे पास जो हार्ड कॉपी है पुराने एडिशन का वो खोलती थी। तो मैंने देखना शुरू किया कि इसमें ऐसा क्या है इस बुक में जो कि लेटेस्ट एडिशन में है, और तो क्या वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर मैं इतने से ही कर पाऊँगी। तो कुछ चीज़ें जो मुझे लगी कि नहीं ये ऐड होना चाहिए, तो वो मैंने उतना पार्ट अपने लैपटॉप में से क्रॉप करके अलग सेपरेट कर लिया था और हाईलाइट कर लिया था। फिर जब मैंने क्वेश्चंस चेक करे तो क्वेश्चंस वर सेम, मतलब वो सेम था, सिर्फ पेज नंबर्स का डिफरेंस आपको उसमें मिलेगा और कुछ सेक्शंस का डिफरेंस आपको मिलेगा, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो मुझे लगा कि जब क्वेश्चन सेम है, सब कुछ सेम है, तो व्हाई नॉट मैं इसी को पढूं और जो भी एक्स्ट्रा होगा वो मैं उस लैपटॉप से पढ़ूंगी। तो इस तरह से मैंने अपनी वो जर्नी बुक्स से शुरू करी। तो अब धीरे धीरे करके मैं करती गई, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे थे। तो बहुत लोग बोलते हैं कि आप विदाउट कोचिंग के भी कर सकते हैं, और कुछ लोग जो कोचिंग जाते हैं तो उनको तो ऐसे लगता है कि नहीं बिना कोचिंग के तो आप कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन जिन्होंने भी कोचिंग नहीं करी होती है, ऐसा नहीं होता कि नॉर्सेट क्लियर नहीं होता या फिर गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर नहीं होता, बच्चे क्लियर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रिपरेशन उतनी ही अच्छी तरीके से अपने थर्ड ईयर इंटर्नशिप में चल रही होती है। तो अब मेरे साथ क्या हुआ कि अब मैंने सोचा कि नहीं, अब तो मैं बिना कोचिंग के नहीं कर पाऊंगी, मुझे कोई टीचर चाहिए ही चाहिए पढ़ने के लिए। तो इवेंचुअली मैंने फिर कोचिंग ज्वाइन कर ली। तो मैंने जब कोचिंग ज्वाइन करी तो मैं अब कोचिंग जा नहीं सकती थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं जाके 1-to-1 कोचिंग क्लासेस लूँ, इसलिए मैंने ऑनलाइन ही कोचिंग लिया। तो जब मैंने कोचिंग ली तो वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, मुझे पर्सनली शायद ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई गाइड करने वाला होता है और आपको वो बताने वाला कोई होता है कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आता है और किस तरह से आपसे पूछा जाएगा, तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना। तो मैंने कोचिंग जॉइन कर ली और 4 घंटे की वो कोचिंग होती थी। तो इनिशियली जब मैंने कोचिंग जॉइन करी तो सिर्फ़ जो कोचिंग में हो रहा है ना, मैं सिर्फ़ वो नोट्स बनाती थी और थोड़ा-सा उसको पढ़ लेती थी। शुरू में मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि मेरे को डेली रिविज़न करना है। इनिशियली मैंने किया भी, बट बीच में वो पैटर्न ब्रेक हो गया।
अब मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो मैंने जब वो पैटर्न ब्रेक हुआ और बहुत कुछ हो चुका था, मतलब आपके बहुत सारे सिस्टम्स एक साथ शुरू होते हैं। मतलब आपका ओबीजी एक साथ शुरू होगा, फिर आपका कार्डियो शुरू हो जाएगा, फिर आपका एंडोक्राइन शुरू हो जाएगा, फिर वहाँ से आपका ईएनटी चल रहा है। तो अब जब नोट्स भरने लगे, पेपर्स भरने लगे, बुक्स भरने लगी, अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जितना लेट करूँगी, उतना मेरे लिए प्रॉब्लम है। तो विदिन 1 मंथ ऑफ कोचिंग मैंने दोबारे से वो रिवीजन शुरू किया। मतलब जैसे अगर 10 पेज भी आज मैंने लिखे हैं तो वो 10 पेज का रिवीजन उसी दिन। और ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कोचिंग में जो कि आपको टीचर उसी समय बताता है, और अगर आपने उसको रिवाइज़ नहीं किया, आप भूल सकते हो उसको, और भूल जाते हैं, हमारी टेंडेंसी होती है भूल जाना। तो इसीलिए वो कंटिन्यूस रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आपका सिलेबस कितना भी वास्ट हो, लेकिन जब तक आपने वो रिवाइज नहीं किया है डेली, आप उसको नहीं भूल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना, कॉम्पिटिशन एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आपको वर्ड टू वर्ड जब तक आपके दिमाग में छप ना जाए, आपको वो रिवीजन नहीं छोड़ना है। तो मुझे ये बात रियलाइज़ हुई, मेरे कोचिंग टीचर्स ने भी मुझे बहुत हेल्प किया इस चीज़ को समझने में। तो मैं 4 घंटे की वो कोचिंग लेती थी। उसके बाद शाम को मैंने पीआर यादव से शुरू किया। पीआर यादव क्योंकि बेसिक बुक थी, तो कोचिंग वाले ये बताते हैं। अब मुझे बताने के लिए कोई नहीं था। मैंने बस सुना था कि आप एनक्लेक्स पढ़ लो तो उसी से हो जाएगा, बट एनक्लेक्स पढ़ने से पहले आपको बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पीआर यादव मैंने शुरू करी। अब पीआर यादव में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें कुछ एरर्स था, तो वो सब कुछ क्लियर हो जाता था। क्योंकि आप थ्योरी साथ साथ जब पढ़ रहे हैं अपने कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं, और आप अपने सेल्फ मेड नोट्स भी पढ़ते हैं, तो उतना स्कोप नहीं रहता है किसी भी करेक्शन का। तो डेली का मेरा टारगेट होता था 100 to 200 एमसीक्यूज मुझे सॉल्व करने ही करने हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं पहले नोट्स पढ़ूंगी उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करूंगी, नो, मैं साइमल्टेनियस करती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझको कम्युनिटी के एमसीक्यूज करने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैं कोई भी चैप्टर खोल लेती थी, ब्लड खोल लेती थी। फिर मैंने ब्लड का एमसीक्यूज़ करना शुरू करती थी। भले ही मेरी कोचिंग में ईएनटी हो रहा है, लेकिन मैं ब्लड करती थी। इससे क्या होता है ना कि जब आप वो ब्लड के एमसीक्यूज़ कर लेंगे और आपको जब ब्लड पढ़ाया जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो ऑलरेडी आपको पता होंगी। क्यों? क्योंकि आपने एमसीक्यू सॉल्व किए हुए हैं। अब उन एमसीक्यूज़ के लिए भी जो मुझे लगता था कि गलत है, तो मैं वो बुक में ही मार्क कर लेती थी। और ऐसा नहीं है कि ब्लड वाले एमसीक्यूज़ मैंने एक ही बार किए हैं, नहीं, वो पीआर यादव की बुक कम से कम मैंने 3 बार तो कर दी है। तो आपको इतना टाइम चाहिए होता है, इतनी बार रिवीजन चाहिए होता है, एक बार से नहीं होगा। मतलब आप एक बार सोचेंगे कि मैं एक बार में एमसीक्यूज सॉल्व कर लूँ, उतना हो जाएगा, नहीं, क्योंकि आप भूल जाते हैं फिर से। तो जब वो ब्लड ख़त्म हो गया, ब्लड के वो 300-400 एमसीक्यूज जब ख़त्म हो गए, तो मैं जब नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आई, और नेक्स्ट सब्जेक्ट के बाद जब मैंने दोबारा ब्लड देखा, तो मैं कुछ चीज़ें भूल चुकी थी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार मेमोराइज़ करना पड़ेगा। आपको रटना कुछ भी नहीं है, आपको समझना है। जब तक आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। ये बात मुझे रियलाइज़ हो चुकी थी। और क्योंकि बहुत टाइम बाद, मतलब 2017 में 17 तक, 13-17 तक वो थ्योरी सब चलता है। उसके बाद क्योंकि आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं, तो थ्योरी से आपका थोड़ा सा लिंक छूट जाता है। तो मेरे लिए वो और भी डिफ़िकल्ट था। क्यों? क्योंकि उसके बाद बीच में बहुत कुछ हो गया, और मेरा बहुत सारा जो थ्योरी पे जो होल्ड था, वो चला गया था। आपने मेरे प्रीवियस एपिसोड्स देखे हैं तो आपको पता ही होगा, पर अगर नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाएं और देखें, तो आपको और रिलेट कर पाएंगे आप कि मैं इस समय आपको क्या बताने की और क्या फीलिंग शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। अब हुआ ऐसा कि जैसे जैसे कोचिंग बढ़ती गई, सब्जेक्ट्स होते गए, मैं एमसीक्यू सॉल्व करती रही। फिर मुझे लगा कि सिर्फ एक बुक से नहीं होगा, तो मैंने टारगेट हाई भी खरीद ली। अब मैंने टारगेट हाई खरीद ली, लेकिन पीआर यादव मेरी कंप्लीट हुई नहीं थी। तो आप लोग ये गलती कभी ना करें, पहले एक बुक को पूरी तरीके से ख़त्म करें, उसके रैशनल पढ़ें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर क्वेश्चन जो कि रैशनल चाहता है आपको बताना, उसके नीचे रैशनल ज़रूर लिखा होगा।
और ये जितनी भी बुक्स हैं जो कि क्वेश्चन सॉल्विंग वाली होती हैं या फिर सपोर्टिंग गाइड्स होती हैं, आप इनको कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप इन्हें ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे विदाउट रिव्यूइंग योर थ्योरी, तो आप बहुत सारी मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने जब पी आर यादव मेरी आधी भी नहीं हुई थी, तो मैंने दोबारा से नेक्स्ट बुक ऑर्डर कर दी, टारगेट हाई। फिर मैंने टारगेट हाई करना शुरू किया। अब वो टारगेट हाई इतनी मोटी बुक है, कम से कम। तो अब टारगेट हाई मैं करना शुरू किया तो उसमें नोट्स भी हैं। तो अब हमारी टेंडेंसी क्या होती है ना, हमने जो नोट्स बनाए होते हैं और किसी और बुक में होते हैं, तो हम मैच करेंगे, ये यही लिखा है, यही लिखा है, ये कुछ और तो नहीं लिखा उसमें जो हमें ऐड कर लेना चाहिए। तो मैं भी यही करने लगी। मैंने उसके नोट्स देख के अपने में ऐड करने लगी। तो ना क्या हो गया कि जितना मेरे कोचिंग के नोट्स में था, वो मुझे लगा कि सफिशिएंट नहीं है, पर ऐसा नहीं था। जितना आपका कोचिंग में आपको पढ़ाया जाता है, अगर आप कोचिंग को ट्रस्ट करते हैं, तो जितना आपके पास कोचिंग में नोट्स हैं वो मोर देन इनफ होते हैं। आप उतना भी पढ़ लेंगे ना, तो आप अच्छा खासा क्रैक कर लेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, ज़्यादा करने की ख्वाहिश में हम लोग अपना ही काम बिगाड़ देते हैं। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं शायद ये गलत कर रही हूँ। मुझे अपने कोचिंग को इस बुक से कंपेयर नहीं करना चाहिए। और टारगेट हाई में भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इनकरेक्ट दिए हुए थे। तो हालांकि वो आपके सारे करेक्ट हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो उस पर इतना ध्यान देने की और इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स के लिए टारगेट आई बहुत अच्छी बुक है। बहुत सारे टॉपिक्स आपको ऐसे मिल जाएंगे उसमें जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और कहीं ना कहीं से पूछे जाते हैं। मतलब घुमा फिरा के आपको वही कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। तो फिर मैंने बीच में ही टारगेट हाई पूरी नहीं करी, मैंने छोड़ दी। मैं फिर से पी आर यादव पे चली गई। तो मैंने पहले उसको पूरा कंप्लीट किया। तो कोचिंग साथ साथ चलती रही, पी आर यादव साथ साथ चलती रही। अब क्या हुआ कि एग्ज़ाम्स भी आने लगे। तो मैंने एस जी पी जी आई ये सारे एग्ज़ाम्स भरे, जिपमर, ये सब दिया। नहीं क्लियर हुआ। ऑफ कोर्स नहीं क्लियर होना था। क्यों? क्योंकि एक तो मेरा सिलेबस मैंने पूरा नहीं किया था, और मेरी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं थी, वो कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था। हालांकि जब मैंने जिपमर का पेपर दिया था 22 वाला, तो मुझे लगा था हो जाएगा, बट वो नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली। तो मैंने अपने आप को इस तरह से समझाया है कि जिपमर अब पौंडीचेरी जाना पड़ेगा, इतना दूर है, अच्छा हुआ नहीं हुआ। तो वो एग्ज़ाम जिपमर का देने के बाद मुझे लगा कि मैं थोड़ी सी और मेहनत करूं तो शायद मैं क्लियर कर सकती हूँ। उसके बाद फिर एस जी पी जी आई आया, पी जी आई आया, मैंने वो भी दिए, तो वो भी क्लियर नहीं हुए। फिर मुझे लगा कि शायद मेरी स्ट्रैटेजी में कुछ दिक्कत है। अभी तक मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थी, वो चल रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय ये शादी वाला भी चल रहा था, शादी करनी है कब, कहाँ, कैसे, तो वो सब भी चल रहा था। तो बहुत क्लटर था मेरे दिमाग में। तो मुझे लगा कि शायद मेरी स्ट्रैटेजी इस प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं कुछ तो गलत कर रही हूँ। फिर मैंने अपने कोचिंग के एक सर से हेल्प लिया। मैंने उनको अपनी कंडीशन बताया सब कुछ कि ये क्या चल रहा है और मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे गाइड किया और वो गाइडेंस मुझे बहुत पसंद आई। तो उसके बाद फिर मैंने जो भी मेरे सब्जेक्ट्स हो चुके थे, मैंने एक सब्जेक्ट उठाया। सबसे पहले कार्डियो। मैंने कार्डियो के अपने सारे नोट्स रिवाइज़ करना शुरू किए, और रिवाइज़ इस तरीके से कि आपको सिर्फ पढ़ना है। आप पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, और पेज पलटते जाओ, पढ़ते जाओ, पेज पलटते जाओ। जब वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट। और फिर जैसे भी आपके जितने भी टारगेटेड सब्जेक्ट्स हैं एक मंथ के, आपने सोचा है कि 1 महीने में मैं 4 दिन ये पढ़ूंगी, फिर 4 दिन में मैं ये ख़त्म करूँगी, 4 दिन में ये ख़त्म करूँगी। उसके बाद वापस से आपको उसी कार्डियो पे आना है, फिर पढ़ना है। वो सीरीज़ जब तक आप 2 से 3 बार नहीं घुमाएंगे, नहीं रिटेन होगा। और आप ऐसे करते रहेंगे तो पक्का रिटेन होगा। और रिटेन होता है, आप नहीं भूल सकते। मतलब आपको पेज भी याद रहेगा कि मैंने कौन से पेज पे कौन सा डायग्राम बनाया था और उसके क्या क्या नाम थे और स्पेशल इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था जो बताया गया था। तो मैंने इस तरीके से अपना शेड्यूल फिर बनाया। मैंने एक टाइम टेबल बनाया कि मुझे, अगर मेरे पास 2 महीने हैं, तो 2 महीने में मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट्स कितने कितने दिन में कर लेने हैं। उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। तो अभी
जो भी मैं एग्ज़ाम्स दे रही थी वो मेरे नहीं क्लियर हो रहे थे। फिर मैंने ऐसे रिविज़न शुरू किया और उसके बाद अब पीआर यादव ख़त्म हो गई थी। बीच में और एग्ज़ाम्स भी आने लगे थे, तो मैंने सोचा कि मैं अब एक काम करती हूँ, मैं नोट्स छोड़ देती हूँ। मैं सिर्फ़ पीआर यादव करती हूँ, एक ही बुक, सिर्फ़ पीआर यादव। और मैंने 15 दिन में पीआर यादव ख़त्म कर दी। फिर नेक्स्ट 15 दिन में नेक्स्ट वॉल्यूम जो थी वो ख़त्म कर दी। अब 1 महीने में मेरा पूरा वॉल्यूम ख़त्म हो गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं मतलब इतना क्विक हो चुकी हूँ अब कि 15 डेज़ में मैंने वो पीआर यादव ख़त्म कर दिया। तो मुझे लगा कि चलो अब कुछ इम्प्रूवमेंट है मेरे प्रैक्टिस में। क्योंकि जब आप शुरू-शुरू में एमसीक्यूज़ करते हैं ना, तो बहुत स्लो पैटर्न होता है आपका। मतलब आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, ऑप्शंस को आराम से पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, दिमाग लगाएँगे। बट जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो बहुत जल्दी होने लगता है। तो अब नॉरसेट होना था 2023 में। तो अब क्योंकि इससे पहले के मैंने जो भी एग्ज़ाम्स दिए वो बहुत बड़े-बड़े फेलियर थे, तो मैं बहुत रोती भी थी जब रिज़ल्ट आता था। और मुझे बहुत बुरा भी लगता था कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मतलब क्यों? व्हाई? फिर मेरे दिमाग में एक और चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी थी, टेस्ट सीरीज़। मैंने टेस्ट सीरीज़ जॉइन की और टेस्ट सीरीज़ मैं आपको बता दूँ इतना इम्पोर्टेंट है आपके इस नॉरसेट की जर्नी में। शायद बहुत लोगों को ये रियलाइज़ नहीं होगा, बहुत लोग इसको वेस्ट ऑफ टाइम बोलेंगे, वेस्ट ऑफ मनी बोलेंगे। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप किसी भी मतलब सिर्फ नॉरसेट नहीं, नर्सिंग एग्ज़ाम्स नहीं, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ टेस्ट सीरीज़ ज़रूर जॉइन करें, टेस्ट ज़रूर दें। व्हाई? क्योंकि वो एक मॉक होता है। वो 3 घंटे का एग्ज़ाम जो आपको एक डेडिकेटेड दिन पे जाके देना है, उसकी प्रिपरेशन टेस्ट सीरीज़ बहुत महीनों पहले से आपको दे देती हैं। एंड ऑल्सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ बाय करें। मतलब मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ हैं, यूट्यूब पे भी बहुत लोग टेस्ट सीरीज़ को मार्केट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, बट जो टेस्ट सीरीज़ आपको लगता है और जिसके रिव्यूज़ आपने अपने फ्रेंड से सुने हैं या फिर जिन्होंने क्रैक किए हैं एग्ज़ाम्स उनसे सुने हैं, प्लीज़ देख के, समझ के, सोच के ही टेस्ट सीरीज़ बाय करें। क्योंकि बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ वेस्ट ऑफ टाइम होती हैं, लिटरली वेस्ट ऑफ मनी होती हैं। इसीलिए भी कुछ लोग बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज़ मत लेना, वेस्ट ऑफ टाइम है, उससे कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो शायद ढंग से उनको गाइडेंस नहीं मिला होता है टेस्ट सीरीज़ के लिए। तो मैंने इवेंचुअली फिर टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लिया और अब वो टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है ना, आपको रिपोर्ट कार्ड भी मिलता है और एक तरफ टाइम है, आपके पास 200 क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस हैं, तो आपको वो 1.5 घंटे में ख़त्म करने हैं वो 100 क्वेश्चंस। क्योंकि 200 क्वेश्चंस आते थे पहले, ऐसा हमें लगता था। अभी तो 100 होके प्री मेंस हो गया, बट वो 200 क्वेश्चंस कभी भी हैं तो 3 आवर्स और 100 क्वेश्चंस है तो 1.5 घंटा। वो टाइमर चलता रहेगा आपके फ़ोन पे। तो मैंने जब वो मॉक टेस्ट और वो टेस्ट सीरीज़ शुरू करी तो मेरी रैंक इतनी गंदी आती थी उसमें क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया होता है, सारे बच्चे देते थे। तो मेरी रैंक आती थी 5000, 8000, 20,000, कभी कभी 10-15,000 ऐसे आती थी इनिशियली। और टेस्ट सीरीज़ और मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ जॉइन करी थी बाय द वे। तो वो टेस्ट सीरीज़ देते-देते जैसे-जैसे मैं देती रही तो मेरे पास टेस्ट सीरीज़ की भी एक अलग नोट्स की लिप बुक था, नोटबुक थी। तो मेरा जो भी क्वेश्चन गलत होता था ना, तो मैं उसका रैशनल लिखती थी। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में भी हर टेस्ट सीरीज़ में सिमिलर क्वेश्चंस, ज़रूरी नहीं है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे। कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट भी होते थे और वो रिपीट होने भी चाहिए ताकि आपको ये पता लग सके कि जो आपने पिछले पेपर में जो क्वेश्चंस के आंसर आपने गलत करे थे, क्या अभी भी आप वो गलत ही कर रहे हैं या आपने उसको करेक्ट कर लिया है। तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो कि पहले भी गलत है ना, अगर किसी टेस्ट में, तो अभी भी गलत ही हैं। तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या गड़बड़ कर रही हूँ। तो टेस्ट सीरीज़ को आपको सीरियसली लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप टेस्ट सीरीज़ को सीरियसली नहीं लेंगे वो आपको किसी भी तरह का कोई हेल्प नहीं करेगी। तो अब
मैं जब भी टेस्ट सीरीज़ देने बैठती थी तो टेस्ट मॉर्निंग और इवनिंग ऐसे 2 टाइम होते थे। तो मैं जब भी टेस्ट देने बैठती थी तो मैं कुछ नहीं सोचती थी कि मुझे अभी क्या करना है, क्या नंबर आएँगे, कुछ नहीं आएँगे। मैं बहुत आराम से कामली टेस्ट देती थी और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उन टेस्ट सीरीज़ में मुझे इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट जब भी मेंस का टेस्ट सीरीज़ मैं देती थी मेंस के लिए, तो मेरे टेस्ट बहुत अच्छे जाते थे और जब भी मैं प्री का देती थी वो बहुत ही बुरे जाते थे टेस्ट सीरीज़ में। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर प्री ही नहीं क्लियर कर पाऊँगी तो मैं मेंस क्या क्लियर करूँगी। तो अब कभी-कभी मैं डर के मारे भागती भी थी उस टेस्ट सीरीज़ से कि अगर मेरे मतलब मेरी रैंक इतनी आई तो अगर बहुत बुरी आई, अगर मेरे बहुत सारे नेगेटिव्स हो गए तो मैं क्या करूँगी। तो वो एक डर डर रहता था हमेशा वो टेस्ट सीरीज़ देने से पहले। बट जब इवेंचुअली आपको आपकी रैंक बताई जाती थी तो मुझे बहुत खुशी होती थी। फिर धीरे-धीरे आप हंड्रेड्स में टेन्स की प्लेस में आने लग जाओगे, तो आपको अपने पे कॉन्फिडेंस और भी बढ़ता था। तो टेस्ट सीरीज़ ने मुझ में एक कॉन्फिडेंस डेवलप किया वो एग्ज़ाम अपीयर करने के लिए, जिसको सब बोलते थे कि नॉर्सेट है, नॉर्सेट है। वो नॉर्सेट मुझे कुछ नहीं लगा वो टेस्ट सीरीज़ देने के बाद। मुझे लगा अच्छा ऐसा ही कोई एग्ज़ाम है, टेस्ट सीरीज़ जैसा ही एग्ज़ाम है। तो ये मैंने दिमाग में अपनी एक पिक्चर क्रिएट कर ली थी कि नॉर्सेट बहुत ही बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और क्योंकि 2022 में भी मैंने नॉर्सेट दिया था, तो उस समय जो मेरे अंदर फ़ियर था नॉर्सेट का वो इस नॉर्सेट में नहीं था। जस्ट बिकॉज़ ऑफ द टेस्ट सीरीज़ और जो प्रैक्टिस मैंने करी थी। तो उससे पहले नॉर्सेट से पहले भी 1-2 एग्ज़ाम्स हुए थे। तो एक और एग्ज़ाम था यूपीयूएमएस का, वो भी मैंने क्लियर किया था जिसमें मेरी रैंक 163 आई है। तो वो एग्ज़ाम जब मैं देने गई ना, तो वो एग्ज़ाम भी जून में था आई गेस। हाँ, वो भी जून में था और उससे पहले के मेरे जो जितने भी एग्ज़ाम्स थे वो ऐसे ही गए। अब जब ये एग्ज़ाम मैं देने गई तो फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैंने बिल्कुल भी एंग्ज़ायटी नहीं किया। मैंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि आगे का रिज़ल्ट क्या होगा, क्या मैं फ़ेल हो जाऊँगी या मैं पास हो जाऊँगी। क्योंकि पिछले सारे एग्ज़ाम्स में मैं एंग्शियस थी कहीं न कहीं कि अभी क्या होगा, अभी 5 सेकंड्स हैं, 4 सेकंड्स हैं, 3, 2, 1 एग्ज़ाम शुरू। तो वो जो स्ट्रेस होता है ना आपको, वो एक बहुत मेजर फैक्टर है आपके फेलियर के लिए। जब तक आप उस स्ट्रेस को, उस एंग्ज़ायटी को हैंडल नहीं करेंगे, उसको सही डायरेक्शन में नहीं लीड करेंगे, आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट वैसा ही आने वाला है जैसे जिस लेवल पे आपकी एंग्ज़ायटी होती है, उतने ही लेवल पे वो फेलियर आपको देगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसीलिए कभी भी आप एग्ज़ाम में बैठें, आपके सामने अगर आपका डेस्कटॉप है, तो आप रिलैक्स रहें, डीप ब्रेथ्स लें, अपने आप को काम करें, अपना एड्रेनालिन रश ना होने दें और आराम से एग्ज़ाम दें। ये बिल्कुल मत सोचें उस सीट पे बैठ के कि क्या आप फ़ेल होंगे या आप पास होंगे। जिस पॉइंट पे आप ये सोचना भूल जाएँगे, पास और फ़ेल, आप उसी पॉइंट पे पास हो जाएँगे। तो जब मैं ये एग्ज़ाम देने गई थी, तो मैं बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं थी, मैंने कुछ नहीं सोचा था। मैं बस ये सोच रही थी कि कोई बात नहीं, अगर मैं फ़ेल होऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारे फेलियर्स देख चुकी थी, तो अगर मैं फ़ेल होती हूँ तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा स्टार्ट करूँगी। आई विल रीस्टार्ट। तो बिना किसी टेंशन के, बिना कुछ सोचे समझे मैं एग्ज़ाम देने चली गई और उसका रिज़ल्ट अच्छा भी था। मेरा वो क्लियर भी हुआ, आई गॉट 163 रैंक। तो बहुत खुशी हुई मुझे और मुझे सीखने को मिला कि क्योंकि इस एग्ज़ाम में मैंने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लिया था, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करी थी, तो इसीलिए मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। अब नॉर्सेट, उसके बाद नॉर्सेट आने वाला था, तो जून में मैंने आपको बताया था मेरा नॉर्सेट क्लियर नहीं हुआ था। अब था सितंबर वाला नॉर्सेट। तो उस सितंबर वाले नॉर्सेट के लिए मैंने प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाया था 2 महीने का। उसमें मैंने क्या किया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल जुलाई से लेके सितंबर तक का वो टाइम टेबल था। उस टाइम टेबल में प्रॉपर 1 वीक मेजर सब्जेक्ट्स, मतलब शुरू-शुरू में मैंने वो सारे मेजर सब्जेक्ट्स कवर किए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जुलाई के फर्स्ट वीक में जो 4 डेज़ होंगे, उस 4 डेज़ में मैं पढ़ूँगी कार्डियो। देन 4 डेज़ के बाद 5 और 6 डे में कोई छोटा सब्जेक्ट।
जैसे कि माइक्रो या न्यूट्रिशन ऐसा कुछ, और संडे को रिविज़न। यही पैटर्न था मेरा। 4 दिन मेजर सब्जेक्ट, 2 दिन कोई स्मॉल वाला सब्जेक्ट, और जो 7वां दिन होगा हफ्ते का उस दिन रिविज़न। और वो रिविज़न कैसा, अगर फॉर एग्जांपल वो 4 दिन मैंने, अगर कार्डियो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ पोर्शन मेरा कार्डियो का बच गया है, तो मैं उसको आगे नहीं पढ़ती थी। मैं वो संडे के लिए रखती थी कि संडे में वो सारा रिवाइज़ करूँगी। तो जब आप इतनी बार रिवाइज़ कर लेते हैं तो आपको टाइम नहीं लगता रिवाइज़ करने में। जो चीज़ शायद आपको 4 घंटे ले लेती थी रिवाइज़ करने में, वो 2 घंटों पे आ जाती है, वो 1 पे, और फिर आपको सिर्फ नज़र ऐसे मारनी होती थी। तो मेरा टाइम टेबल ऐसा ही था। तो जो मेजर सब्जेक्ट्स है जैसे एंडो, कार्डियो, ओबीजी, इवन साइकेट्री, ये सब वो 4 दिन 3 दिन ऐसे पैटर्न में मैंने वो पूरा टाइम टेबल बनाया अपना 2 महीनों का, 2 ढाई महीनों का, और उसको फॉलो किया। और सितंबर के जो पहले के जो 14-15 दिन थे, उसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ सॉल्व किए। इस बीच में मैंने एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं किए, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी रिवीजन था। तो मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरा दिमाग मिक्स हो जाए, इसीलिए मैंने सिर्फ थ्योरी पढ़ा, उसके बाद एमसीक्यूज़ करे। और मैंने बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए थे, ट्रूली स्पीकिंग, क्योंकि मैं अपना शेड्यूल आपको बता रही हूँ। हर कोई डिफरेंट तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को आगे ले जाता है, लेकिन मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए थे। हाँ, मैंने कुछ लाइक इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी, बट आप जितना भी इमेज बेस्ड प्रैक्टिस कर लो, कुछ 1-2 क्वेश्चंस तो ज़रूर ऐसे आएंगे जिसकी इमेज आपने कभी नहीं देखी होगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह से पेपर आने वाला है। अब क्योंकि मैं इतने सारे फेलियर्स ऑलरेडी देख चुकी थी, तो अब मैं क्या ही ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रीवियस ईयर देखती। तो मैंने सोचा कि प्रीवियस ईयर पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करके, जो अभी मेरे पास नोट्स हैं और जो मेरे पास टेस्ट सीरीज़ हैं, मैं उन्हीं को रिवाइज़ करती रहूँगी। तो एंड में मैंने क्या किया, वो 10-12 दिन मेरे पास जो नोटबुक थी जिसमें मैंने अपने टेस्ट सीरीज़ के नोट्स लिखे हुए थे, मैंने वापस खोला और वापस से पॉइंट 1 से पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैं टेस्ट सीरीज़ देती थी, वो पॉइंट्स पढ़ती थी, टेस्ट सीरीज़ देती थी, वो पॉइंट्स पढ़ती थी। तो वो 2 महीने जुलाई अगस्त में मुझसे जितना नोट्स का रिवीजन हो पाया मैंने उतना किया, जितना रह गया उसको मैंने एक बार देखा और वो बंद कर दिया। उसके बाद मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज़ का रिवीजन, टेस्ट सीरीज़ उनका रिवीजन, टेस्ट सीरीज़ उनका रिवीजन, यही किया। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने करी थी वो था कि जितने एग्ज़ाम्स में दे के आती थी उसके सॉल्यूशंस आते थे, यूट्यूब पे आ जाते थे, आपको कहीं भी मिल जाते थे। तो वो मैं ज़रूर पढ़ती थी। उस चीज़ से भी मुझे फ़ियर था कि हम जब भी एग्ज़ाम दे के आते हैं, स्कूल में भी जब भी ऐसे होता था कि आपको कोई एग्ज़ाम दे के आना है, तो आप बहुत घबराते हैं कि अरे यार आंसर क्या होगा? डिस्कस करने से हम कभी-कभी घबराते हैं कि मेरा गलत हो गया तो। बट जब आप कॉम्पिटिशन में होते हैं तो ज़रूर आपको अपने जो भी आप करके आए हैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट, उनके आंसर ज़रूर रिव्यू करने चाहिए। आजकल जितने भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं कोचिंग्स के, नर्सिंग गाइडेंस के, वो ज़रूर से पेपर डिस्कस करते हैं, तो आप ज़रूर उनको ज्वाइन करें और देखें कि आपका कितना सही और कितना गलत है। उससे क्या होगा ना कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपने जो गलत किया है वो अगर आगे आने वाले पेपर में आ जाए तो आपको वो हेल्प ही करेगा। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है, क्योंकि प्री एग्ज़ाम जो था नॉर्सेट का, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे, जो पीजीआई में पूछे गए थे, एसजीपीजीआई में पूछे गए थे, जिपमर में पूछे गए थे। तो वहाँ से मुझे ये समझने को मिला है कि हाँ, अगर मैं वो आंसर्स नहीं देखती तो शायद मैं यहाँ नहीं कर पाती। तो इसीलिए भी जितने आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं उनका आंसर की आपको एक बार ज़रूर रिव्यू करना चाहिए। तो इस तरीके से ये सारा अपना स्ट्रैटेजी बना के ज्ञान-व्यान लेके मैं सुबह उठती थी, प्रैक्टिस करती थी। एक टाइम टेबल मेरे पास था कि सुबह मुझे सुबह वाला टेस्ट देना है, फिर मुझे दिन वाला टेस्ट देना है, फिर मुझे रात वाला एक टेस्ट देना है। उसके बीच में मुझे जो टाइम मिलता था वहाँ मैं थोड़ा-थोड़ा रिविज़न करती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 दिन अगर मुझे कार्डियो करना है, तो उन 4 दिनों में मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट का शेड्यूल अलग होता था। मॉर्निंग में अगर मुझे एक टेस्ट देना है, वो टेस्ट देने के बाद उसका रिव्यू लिखने के बाद उसी समय उसको रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद आपको आज अगर कार्डियो पढ़ना है, तो आप 4 घंटे कार्डियो पढ़ेंगे, फिर आफ्टरनून हो जाएगा, आफ्टरनून में फिर आपको एक टेस्ट देना है, उसका रिव्यू देन एंड देयर करना है, क्योंकि अगर आप वो छोड़ देंगे तो वो बैकलॉग में चला जाएगा। और
अगर उस वो जो छोड़ दिया उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो इसलिए वो रिव्यू उसी समय करना बहुत इम्पोर्टेंट है। रिव्यू कर लिया, उसके बाद फिर शाम को फिर कार्डियो कंटिन्यू किया, उसके बाद शाम वाला दिया। तो अब क्योंकि मैं एक सेपरेट जगह में थी, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं एक अलग स्पेस में थी, तो वहाँ मैं ये सब कुछ अपने हिसाब से मैनेज कर पा रही थी। मुझे कब खाना खाना है, मुझे कब सोना है, मुझे कब बाहर जाना है, तो वो सब कुछ मेरे अराउंड था। हर किसी का सेटअप पढ़ाई करने का डिफरेंट होता है। कोई अपने घर में करेगा तो वहाँ पे आपकी मम्मा होती हैं, आपके एल्डर्स ब्रदर सिस्टर्स होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। जो मैरिड हैं, जो अपने इन लॉज़ के साथ रहते हैं, हस्बैंड्स के साथ रहते हैं, उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनको बाकी सारी चीज़ें भी उतनी ही अच्छे से मैनेज करनी होती है जितना वो अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम चलता रहा और उसके बाद फिर प्री आया, प्री मैंने क्लियर कर दिया। फिर अब मेंस आया। अब मेंस के लिए मुझे लगा कि अब मैं मेंस के लिए नहीं सोच रही थी, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं सोच रही थी अगर प्री मेरा क्लियर होगा तो ठीक है, और अगर नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी। मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि क्लियर हो जाएगा तो मुझे मेंस भी पढ़ना है। तो मेरा प्री क्लियर हो गया। प्री क्लियर होने के बाद मैंने सोचा अब मुझे 14-15 डेज़ का जितना भी मेरे पास टाइम है, मुझे बिल्कुल अच्छे से मेहनत कर लेनी है, जितनी मैं कर सकती हूँ। क्योंकि मैं मैरिड हूँ और मुझे अपने इन लॉज़ को भी देखना ही है, अपने हस्बैंड को भी देखना है, तो मैं बिल्कुल सब कुछ छोड़ के तो नहीं कर सकती हूँ। तो मुझसे जितना हो पाया मैंने लाइब्रेरी जॉइन किया। तो मॉर्निंग 9 o'clock से रात 9 बजे तक मैं लाइब्रेरी में रहती थी, और उस बीच में जो भी वीडियोस मुझे देखना है, जो भी वापस से मुझे पढ़ना है, टेस्ट सीरीज़ देनी है, वो सारा काम उसी के बीच में होता था। तो वो 15 दिन फिर मैंने मेंस की तैयारी करी, और फिर मेंस में मेरा फाइनली क्लियर हो गया और मैं बन गई एक नर्सिंग ऑफिसर। वो मैं पहले भी बन चुकी थी, बट क्योंकि नॉर्सेट भी देना था तो वो एक सेकंड अचीवमेंट थी मेरी लाइफ की। तो ये जो पूरी जर्नी थी, पूरी प्रिपरेशन की जर्नी थी, वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। वो इतना कठोर बना देता है ना आपको, कि आपको ऐसे लगेगा कि नहीं अभी मुझे यही करना है। बहुत स्ट्रेस हो जाएगा आपको जब आपको फेलियर्स मिलेंगे, तो उस चीज़ से घबराना नहीं है और आपको मेहनत करते रहना है, करते रहना है। आपको ये सोचना है कि मैं ये क्यों नहीं कर पा रही हूँ, तो स्ट्रैटेजी चेंज करनी है। ऐसा नहीं है कि आप जो सोचेंगे 6 महीने पहले कि मैं इस तरह से पढ़ूंगी और इस तरह से स्ट्रैटेजाइज करूंगी, वो ही आपको एंड तक आप करेंगे। नहीं, बीच में बहुत कुछ चेंज होता है। कभी आपको लगेगा कि नहीं इस पैटर्न से शायद नहीं हो पा रहा है, तो मुझे अपना पैटर्न चेंज करना है रिविज़न का, या फिर मेरा टेस्ट सीरीज़ का टाइम मेरे रिविज़न के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो मेरे को टेस्ट सीरीज़ छोड़ देना चाहिए कुछ टाइम के लिए। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि आप टेस्ट सीरीज़ जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना चाहिए, उसको बीच में ब्रेक कभी ना करें। वो टेस्ट सीरीज़ का पैटर्न नहीं ब्रेक होना चाहिए, भले ही आप अपने रिवीजन का पैटर्न किसी भी तरह से ब्रेक करें, लेकिन टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल ब्रेक ना करें। और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते रहें, रिवाइज करते रहें, रिवाइज करते रहें। वही एक मंत्र है, रिविजन इज़ द मंत्रा। तो इस तरीके से मैंने अपना नॉर्सेट क्लियर कर लिया, और मेरी नॉर्सेट की जर्नी, उसकी प्रिपरेशन की जर्नी यहीं पे एंड हो गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सब बहुत खुश हुए, क्योंकि शुरू में आपके पेरेंट्स भी आपको देख के सोचते हैं कि अरे नहीं हो रहा, 1 एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम, 3 एग्ज़ाम, फिर उनका अलग प्रेशर होता है। फिर मेरे इन लॉज़ का अलग प्रेशर था, मेरे हस्बैंड का अलग प्रेशर था। तो आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, ऐसे नहीं सोचना है कि आपको लोग प्रेशराइज़ कर रहे हैं, क्या सोचेंगे आपके बारे में, इतना फेलियर हो गया, नहीं, ये सब नहीं सोचना है। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है और आगे बढ़ते रहना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग। अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आई होप आई एम नॉट बोरिंग यू गाइज, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो आज की जर्नी डिस्कस करके मुझे बहुत रिलीफ महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं आप सबको अपने लाइफ के बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे मोमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करना, अपनी फीलिंग्स बताना, अपने एक्सपीरियंसेस बताना। तो इसी तरह बने रहिए, और मेरे प्रीवियस एपिसोड्स जिसने भी नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें। अगर आपको कुछ भी उससे सीखने को मिलता है या अपनी लाइफ में ऐड करने को मिलता है तो उसे ऐड करें। अगर आपको लगता है कि इन सेशंस में और किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप ज़रूर मुझे बता सकते हैं। सो इस सेशन को, इस कॉन्वर्सेशन को मैं यही एंड करती हूँ।
और आप लोग को थैंक यू करती हूँ मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और अगले एपिसोड में हम जल्द ही मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे मेरे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बैलेंस के बारे में। मैं अपने इन लॉज को कैसे मैनेज किया, अपने हस्बैंड को कैसे मैनेज किया, और बहुत सारे बर्नआउट्स आपकी लाइफ में होते हैं ड्यूरिंग योर जॉब, उनकी स्ट्रैटेजी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बहुत सारी पेशेंट की स्टोरीज़ हैं मेरे पास, बहुत इंटरेस्टिंग। तो क्योंकि आप बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप में होते हैं, एक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में, तो बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। तो let's see, hope for the best, and thank you very much. Enjoy the rest of your day. Have a nice day, healthy life, stay blessed. Bye.